बेटा आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस उन फोर्सेस को बोलते हैं जिनके थ्रू या जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करे, पाथ पर डिपेंड ना करे कि सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कैसे गया है। इस बात पर अगर डिपेंड ना करे वर्क डन तो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। और अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करे तो उस फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या कहेंगे? अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ओनली अपॉन initial and final positions of the body and is independent of the path followed between the initial and final positions। एक फोर्स कंजर्वेटिव कहा जाता है अगर उस फोर्स के द्वारा या उसके अगेंस्ट किया गया वर्क सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करे, ना कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में एडेप्टेड पाथ पर। तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बिटवीन टू पोजिशंस। अगर बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो किया गया वर्क है वो एडेप्टेड पाथ पर डिपेंड करे, कौन सा पाथ अपनाया गया है बीच में, इस पर डिपेंड करे अगर वर्क डन, तो जो फोर्स इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इसका एक टिपिकल एग्जांपल है फ्रिक्शन। तो अभी हम ट्राई करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करेंगे। टू प्रूव that gravitational force is a conservative force। अब ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं कुछ भी करके ये साबित कर दूं कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। अब इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं इसको विदाउट एन एक्सेलरेशन अपवर्ड मूव कराना चाहता हूँ तो मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में भी इतना ही फोर्स लगाना होगा, तभी ये विदाउट एक्सेलरेशन जा सकता है ऊपर। और से इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मैं इसे h हाइट तक ले जाता हूँ, अर्थ की सरफेस से h हाइट तक मैंने इसे कैरी किया। तो कितना वर्क करना पड़ा मुझे इस पाथ में? वर्क इक्वल्स टू वर्क इन केस ऑफ वन, वर्क केस वन में ले रहे हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज h। सो वर्क डन इन केस वन इज mgh। अब सेम काम करना है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ही लेके जाना है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली उठा के नहीं लेके जाना, मैं उसे इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग स्लाइड करके ले जाना चाहता हूँ। से ये सिचुएशन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसकी हाइट है h और फ्रिक्शनलेस प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। यहाँ एक ब्लॉक रखा है, इसका इंक्लाइन है थीटा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, इधर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और इधर होगा फोर्स mg sin थीटा। अगर मैं इसे विदाउट एन एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन ऊपर मूव कराना चाहता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा h हाइट तक स्लाइड करने में? W2 इक्वल्स टू यहाँ से नीचे से ऊपर h हाइट तक ले जाना, फोर्स विच इज mg sin थीटा।
और मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एस है, यहाँ से यहाँ तक फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस। तो एम जी साइन थीटा इंटू एस, ये लिख दिया हमने। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा खुद किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर एच अपॉन हाइपोटेन्यूस एस। तो यहाँ एस से एस कैंसिल हो गया, अगेन ये क्या आया, एम जी एच। तो पहले भी एम जी एच आया था जब हम सीधे उठा के लेके गए थे, इस बार भी एम जी एच आया। तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करा, पाथ पे डिपेंड करता तो अलग अलग आता। तो क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड है, इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, तो उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। कंडीशन इज सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। तो स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but can be converted from one form to another, or we can say mechanical energy of the body remains conserved if no external force acts on the body. तो अगेन हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहे। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल। हमें प्रूव करना है कि फ्री फॉल के समय टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फ्री फॉल बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा हो। तो मैं ये मानता हूं एक ऑब्जेक्ट एम मास का ऑब्जेक्ट है ये, और अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर था। इनिशियली ये अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर था। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं पॉइंट ए। अब ये रुका हुआ है, अभी यहां चल नहीं रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, वो अभी हम निकाल लेते हैं। तो हम टोटल एनर्जी इसकी चेक करेंगे इसके पाथ के डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए पर ले रहा हूं, एट पॉइंट ए, क्योंकि अभी रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, हाइट क्या है इस पॉइंट की, h। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज kinetic energy at A plus potential energy at A, and this becomes 0 plus mgh, that is mgh। ये है एनर्जी एट A, इक्वेशन 1। अब मैं एक और पॉइंट लेता हूँ। मान लिया ये ऑब्जेक्ट अभी ना ऊपर से x डिस्टेंस नीचे तक आ चुका है, ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आ चुका, यहाँ कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट B। मान लेते हैं वेलोसिटी है vb, और नीचे से इसकी हाइट क्या होगी, नीचे से इसकी हाइट होगी h माइनस एक्स, नीचे से इसकी हाइट है h माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है vb की वैल्यू क्या है। ये मैं रफ में कर लेता हूँ कैलकुलेट। देखिए हम जानते हैं मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। s की जगह क्या है x डिस्टेंस इसने चला है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी पर। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी जब यहां था, प्लस 2gx, क्योंकि x डिस्टेंस इसने चला है। तो vb स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है। अब मैं पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूं एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी हाफ m इंटू वेलोसिटी एट बी स्क्वायर। बट अभी हमने क्या निकाला, वेलोसिटी एट बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2gx। तो हाफ mg इंटू हाफ m इंटू 2gx, हाफ m इंटू 2gx, 2 से 2 कट गया, ये बचा mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की हाइट है h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mg इंटू h माइनस एक्स। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgx
प्लस एम जी इंटू एच माइनस एक्स। अब यहाँ एम जी एक्स से माइनस एम जी एक्स कट जाएगा, क्या बचा एम जी एच। तो पॉइंट बी पर भी एनर्जी कितनी आई, एम जी एच। ये इक्वेशन 2। अब मैं कह रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट पूरा डिस्टेंस चल चुका, बस टकराने वाला है अर्थ से। जितना डिस्टेंस इसने चलना था चल चुका है, यहाँ तक आ गया टकराते समय, पॉइंट सी पर है से यहाँ। अब पॉइंट सी पर इसकी वेलोसिटी है वी सी, हाइट हो गई 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी 0। और जैसे हमने ये निकाला था वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2gx, तो यहाँ वी सी स्क्वायर क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस, और टोटल डिस्टेंस h चल चुका है तो 2gh। तो एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज हाफ m into vc square, but vc square is 2gh, so half m into 2gh, this becomes mgh, and potential energy at point C is mg into 0, क्योंकि 0 हाइट पर है, तो this is 0. Therefore total energy at point C is kinetic energy at C plus potential energy at C, therefore it becomes mgh. इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, 2, 3 के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी टोटल एनर्जी तो सेम ही रही है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, नहीं बदलती। हम बाकी सिस्टम्स के लिए भी यही चीज़ ट्राई कर सकते हैं, तो आप लोग बुक में से प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज पावर। पावर में सिर्फ डेफिनेशन है कि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये तो एवरेज पावर है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस पावर की हम बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर इज dw/dt, where dw is work done in infinitesimal time interval dt। और वॉट की ये पावर की यूनिट होती है, SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड, SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड कॉल्ड वॉट्स। और इंडस्ट्रियल यूनिट होती है हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। बाकी पावर में इससे अलग कुछ नहीं है। तो हमने सभी टॉपिक्स इसके कर लिए हैं, बाकी ऑफलाइन क्लास में हम जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे।